ये सीपीसी की नेक्स्ट क्लास है और रेस जुडिकेटर तक हमने पढ़ लिया था, सेक्शन 12 पढ़ लिया था। नाउ सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट क्या होता है? द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लोज 6 में, एंड फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लोज 5 में। फॉरेन कोर्ट का मतलब होता है कि ए कोर्ट एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट कंटिन्यूड और एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ सेक्शन 13 बताता है कि जो फॉरेन जजमेंट है वो अगर कोई फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है तो वो इंडियन कोर्ट में रिकॉग्निजेबल है, एंड इट क्रिएट्स ए रेस जुडिकेटर इन इंडियन कोर्ट। तो अगर कोई फॉरेन कोर्ट में कोई जजमेंट पास हुई है तो वो सेम पार्टी के बीच में सेम टाइटल के ऊपर वो लोग दूसरा केस इंडिया में नहीं चला सकते। इट विल क्रिएट ए रेस जुडिकेटर एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सिक्स केसेस। फर्स्ट है, अगर फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था तो फिर सेक्शन 13 सेक्शन 13 रेस जुडिकेटर क्रिएट नहीं करेगा इंडियन कोर्ट्स में। या फिर जो मेरिट्स हैं उस पर फॉरेन कोर्ट ने केस नहीं सुनाया, मतलब मेरिट्स के बेस पे डिसीजन नहीं दिया, ठीक है, यानी दोनों पार्टी को प्रॉपर सुनाओ, प्रॉपर एविडेंस लियो, फिर केस का फैसला सुना हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरिट्स ऑफ द केस पे अगर फैसला नहीं आया तो भी रेस्टिट्यूटेड नहीं होगा सेक्शन 13। और या फिर कोई इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल था बट उसको गलत इंटरप्रेट किया और फिर फैसला दिया फॉरेन कोर्ट ने। या फिर कोई लॉ, इंडियन लॉ एप्लीकेबल था बट इंडियन लॉ जो एप्लीकेबल था उसको कंसिडर नहीं किया फॉरेन कोर्ट ने, तो भी सेक्शन 13 इंडियन कोर्ट में रेस्टिट्यूएटर नहीं क्रिएट करेगा। या फिर फोर्थ है, अगर फॉरेन कोर्ट की जजमेंट जो ऑब्टेन हुई है वो अपोज टू नेचुरल जस्टिस, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज नॉट फॉलोड, और या फिर फ्रॉड से फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन करी है, या फिर जो फॉरेन कोर्ट ने कोई क्लेम पास किया है, इट इज़ ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो 6 ग्राउंड कौन कौन से हैं? कॉम्पिटेंसी नहीं थी कोर्ट की, फॉरेन कोर्ट की, मेरिट्स पे फैसला नहीं किया, इंटरनेशनल जो लॉ है उसको इनकरेक्ट व्यू है, या इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, या फिर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, या फ्रॉड से फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन हुई है, या फिर ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन इंडिया हुआ है, उसके बेस पे कोई क्लेम सस्टेन हो रहा है। तो बस यही है। नौ नौ अब इसके बाद सेक्शन 14 पे देख लो। सेक्शन 14 क्या कहता है? प्रिजम्पशन। तो सेक्शन 14 कहता है एक बार आपने फॉरेन कोर्ट की जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ला दी तो एज्यूम करा जाएगा, प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि वो फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट था। लेकिन ये प्रिजम्पशन को आप दूसरी पार्टी रिब्यूट कर सकती है और एविडेंस देके शो कर सकती है कि फॉरेन कोर्ट जो है उसके पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था। ठीक है, नाउ सेक्शन 15 टू 21 बात करता है प्लेस ऑफ सुइंग की। तो सबसे पहले सेक्शन 15 बात करता है कि जो भी ये सूट है इट इज़ टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। अब लोवेस्ट ग्रेड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नीचे होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और मुनसिफ कोर्ट्स। तो ये सब होते हैं, ये सारे सिविल कोर्ट्स हैं। तो ये ग्रेड हैं, ये लाइन वाइज है। तो सेक्शन 15 कहता है कि जो लोवेस्ट कोर्ट है वहाँ पे सूट फाइल होना चाहिए। अब लोवेस्ट कोर्ट का मतलब, यानी इसका मतलब अगर कोई ऐसे केस है उसकी आप पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखो, और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो सूट एंटरटेन करने की पावर इन सबके पास है तो जो लोवेस्ट कोर्ट है उसमें केस फाइल करोगे आप। ठीक है, ये इस प्रोविज़न इसलिए ताकि जो अपर कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन ना हो जाए, इसलिए बोला गया है कि जो भी सूट फाइल होगा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को ध्यान में रखते हुए जो लोवेस्ट कोर्ट होगा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, उस लोएस्ट कोर्ट में और लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में सूट फाइल होगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात सुन लो कि अगर
आपने लोएस्ट कोर्ट में अगर सूट फाइल ना करके अगर किसी अपर ग्रेड के कोर्ट में सूट फाइल कर दिया और उसने सूट को एंटरटेन कर लिया, तो जो डिसीजन आएगा वो नलिटी नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 15 जो हायर ग्रेड के कोर्ट्स हैं उनकी जुरिडिक्शन को बार नहीं कर रहा, ये जस्ट एक प्रोसीजर बता रहा है। और अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और जो अपर ग्रेड का जो कोर्ट है, अगर उसने वहाँ पे आपने केस फाइल कर दिया और उसने कोर्ट ने केस सुन भी लिया और डिसीजन भी दे दिया, तो फिर इट इज़ मेयर इरेगुलरिटी। ये एक इरेगुलरिटी है, सेक्शन 99 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये इरेगुलरिटी है, और वो डिसीजन जो आएगा कोर्ट का वो वैलिड रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर उल्टा है, अगर सपोज करो कोई अपर ग्रेड का कोर्ट है और वहाँ पे सूट फाइल होना चाहिए था, लेकिन आपने लोवेस्ट जो उससे लोअर ग्रेड है का कोर्ट है वहाँ पे सूट फाइल कर दिया जहाँ पे होना नहीं चाहिए था। तो वो लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो प्लेंट को वापस कर दे एज पर ऑर्डर 7 रूल 10। और अगर वो प्लेंट को वापस नहीं करता और फैसला सुना देता है तो फिर ये नलिटी होगी डिग्री। ठीक है। नाउ सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 कहता है कि जुरिस्डिक्शन की बात करता है, तो वो कहता है कि ये जो 6 केसेस बताए गए हैं इनमें सूट कहाँ फाइल होगा। तो ये 6 केसेस में सूट फाइल होगा जहाँ जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल करती है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ये 6 केसेस सुनने की। तो कौन कौन से 6 केसेस? सबसे पहले है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट। तो अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहते हो विद और विदाउट रेंट, तो ऐसा केस आप वहाँ फाइल करोगे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। या फिर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना चाहते हो तो भी आप केस वहाँ फाइल करोगे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। या फिर अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था या कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, अब आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो मॉर्गेज क्रिएट है उसको फोरक्लोज, यानी वो मॉर्गेज या पैसा नहीं मिला आपको तो आप उसको फोरक्लोजर करवाना चाहते हो उस प्रॉपर्टी का, या उसको सेल करवाना चाहते हो। या फिर अगर आपने पैसा पे कर दिया है मॉर्गेज का और आप अपना मॉर्गेज ख़त्म करा के अपनी प्रॉपर्टी को वापस चाहते हो, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज चाहते हो, ये सारे केसेस भी वहाँ होंगे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई भी राइट है, कोई भी इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उससे रिलेटेड कोई भी केस है तो वो वहीं होगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में कुछ गलत हुआ है आपकी और आपने कंपनसेशन के लिए केस फाइल करना है तो भी वहीं होगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और अगर देखो पहले 5 तो ये बताते हैं सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं 5 पॉइंट। तो छठा पॉइंट बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ऐसी आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो अंडर अटैचमेंट है, यानी कोर्ट ने उसको गलती से या कोर्ट ने अटैच कर दिया है और कोर्ट ने जो मतलब कोर्ट ने वो अटैच कर दी, कोर्ट ने वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर दी थी, ना कुछ कंडीशन थी, आपने वो कंडीशन फुलफिल कर ली और अब आप नाउ या फिर रॉन्गफुली कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, तो तो आप प्रॉपर उससे अपर ग्रेड के कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, जो आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से अटैच की गई है। तो ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी का को अटैचमेंट से रिलीज़ कराने के लिए अगर आपको सूट फाइल करना है तो जहाँ पे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट की जुडिशियल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप सूट फाइल करोगे। और प्रोवाइजो है जो सेक्शन 16 का, वो देखो क्या कहता है। ये बात करता है कि अगर आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में कुछ गलत हुआ है और आपने उसका कंपनसेशन लेना है, आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रॉन्ग हुआ है और उसका कोई कंपनसेशन क्लेम करना है, अपने कोई रिलीफ लेना है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जहाँ पे और आपको पता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी पर्सनल ओबीडियंस से ही रिलीफ आपको मिल सकता है। तो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या पर्सनली जॉब करता है या फिर बिजनेस कैरी आउट करता है, वहाँ पे आप केस कर सकते हो, या फिर जिस जुरिडिक्शन की कोर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे भी केस हो सकता है। सेक्शन 16 का प्रोविजो ये बात करता है। सेक्शन 17 बात करता है
अगर आपकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिडिक्शन पड़ती है, यानी एक प्रॉपर्टी है जिसके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से अलग अलग कोर्ट की जुरिडिक्शन पड़ते हैं, तो आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 18 कहता है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट क्लियर नहीं है, तो सेक्शन 18 बात कर रहा है कि अगर जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट अगर अनसर्टेन है, यानी कोर्ट ए की जुरिडिक्शन में भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और कोर्ट बी भी जुरिडिक्शन में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। देखो सेक्शन 17 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी और सेक्शन 18 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो सेक्शन 17 में था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिडिक्शन में, तो कोई भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और अगर सेक्शन 18 में कर रहा है कि जुरिडिक्शन अनसर्टेन है, तो कोई भी कोर्ट उस अनसर्टेनिटी का पॉइंट नोट करके, रिकॉर्ड करके और केस को एंटरटेन कर सकता है। और अगर किसी कोर्ट ने बिना अनसर्टेनिटी का ग्राउंड रिकॉर्ड करे केस को एंटरटेन कर लिया, तो फिर आप अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हो या रिवीजन करते हो, तो जो अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट है वो दो बातें चेक करेगा कि कि क्या वहाँ पे अनसर्टेनिटी थी या नहीं थी, और दूसरा फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर अनसर्टेनिटी नहीं थी और साथ में दूसरी बात फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है, तो अनसर्टेनिटी नहीं थी प्लस में फेलियर ऑफ जस्टिस भी हुआ है, अगर ये दोनों कंडीशन हैं, तो फिर रिवीजन कोर्ट या अपीलेट कोर्ट अकॉर्डिंगली डिसीजन सुना सकता है। अदरवाइज अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। फिर सूट फॉर कंपल्शन फॉर रॉन्ग टू पर्सन ऑफ मूवेबल, अगर किसी पर्सन या मूवेबल के साथ में कोई रॉन्ग हुआ है और आप उसका कंपल्शन मांग रहे हो, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पे, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो वहाँ पे आप किसी भी कोर्ट में केस कर सकते हो। सेक्शन 20 कहते हैं कि इनके अलावा जो सेक्शन 16, 17, 18, 19 के अलावा कोई भी केस बच गया, तो वहाँ पे जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुए, वहाँ पे आप केस कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, तो या तो सारे डिफेंडेंट एक जगह रहते हैं, या फिर अगर डिफेंडेंट अलग जगह जाते हैं, तो परमिशन ऑफ कोर्ट लेके आप किसी भी, जहाँ पे भी एक डिफेंडेंट रहता है कहीं पे भी, वहाँ पे या वो काम धंधा करता है, वहाँ पे आप केस कर सकते हो। और अगर या फिर सब डिफेंडेंट की अगर कंसेंट देते हैं, तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी एक डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आप केस कर सकते हो, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होल्डी और पार्टली अराइज हो, वहाँ पे कर सकते हो। और सेक्शन 20 में बताया गया है कि जो कॉर्पोरेशन है वो कहाँ मानी जाएगी कि अगर कॉर्पोरेशन डिफेंडेंट है किसी केस में, तो वो कहाँ माना जाएगा कि कहाँ पे कैरी ऑन बिजनेस करती है, या तो जहाँ पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑफिस है इंडिया में, वहाँ पे वो माना जाएगा बिजनेस करती है, या फिर कहीं पे अगर कॉज ऑफ एक्शन, कहीं पे जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पे अगर उसका कोई ऑफिस भी है, तो फिर वहाँ पे उस ऑफिस में माना जाएगा कि अ, तो वो ऑफिस में माना जाएगा जहाँ पे वो कैरी ऑन बिजनेस करती है। तो जो जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे माना जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस की कॉर्पोरेशन अपना बिजनेस कैरी कर रही है। फिर अगर कहीं और कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है वहाँ पे कंपनी का कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस भी है, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिस भी मान लिया जाएगा कि कॉर्पोरेशन यहाँ पे बिजनेस कर रही है। क्या जो गवर्नमेंट है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ माना जाएगा अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस करना है, तो अगर गवर्नमेंट डिफेंडेंट है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे आप रेलवे के खिलाफ केस कर रहे हो, तो जहाँ पे रेलवे का हेडक्वार्टर है वहाँ पे माना जाएगा जो रेलवे है वो यानी कि रेलवे गवर्नमेंट है वो कैरी ऑन बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। सेक्शन 21 कहता है कि देखो, अगर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है या फिर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, अगर आपको लगता है कि किसी कोर्ट के पास पेक्यूनियरी या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं थी, फिर भी उसने डिग्री पास कर दी है, तो आप उस डिग्री के खिलाफ अगर अपील करते हो या रिवीजन में जाते हो, तो फिर वहाँ पे यही देखा जाएगा कि रिवीजन कोर्ट या अपीलेट कोर्ट आपको यही बोलेगा कि आपको जो जिस कोर्ट ने फैसला दिया है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, वहीं पे ही आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था। और अगर इशू सेटल हो गए थे, तो इशू सेटल होने से पहले
या एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, और प्लस में ये भी देखा जाएगा कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, अगर उसको इग्नोर करके कोई डिग्री पास की कर दी गई है, तो दो चीज़ देखी जाएगी कि आपने जो ऑब्जेक्शन लेना है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही लेना है, और प्लस में कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो डिवीज़न कोर्ट आपकी बात सुन लेगा या अपीलेट कोर्ट आपकी बात सुन लेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को को साइड करके अगर कोई के कॉन्ट्रवेंशन में कोई अगर डिग्री पास हो गई है, तो वो डिग्री पर से नलिटी नहीं है। और सेक्शन 21A ये कहता है कि प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर आप कोई नया सूट फाइल नहीं कर सकते। यानी अगर दो पार्टी के बीच में केस डिसाइड हो गया है और प्लेस ऑफ सुइंग को लेके वो उन पार्टी में से कोई भी पार्टी एक नया केस नहीं कर सकते प्लेस ऑफ सुइंग को लेके। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सुइंग को लेके ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो आप और उसके लिए नया ही सूट फाइल कर रहे हो, तो वो नया सूट फाइल करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सुइंग को लेके आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। आप अपील में जा सकते हो, आप रिविजन में जा सकते हो, बट नया सूट फाइल करना अलाउड नहीं है प्लेस ऑफ सुइंग को लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।